देखिए टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसको समझ लीजिए। देखिए अगर आपको सॉल्ट जो गिवन है, आप लोग लैब में टेस्ट करने गए हो भी होगे, तो आपको कोई सॉल्ट अगर दिया जाता है तो उसमें हम लोग पहले सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, उसको वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें पहले हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि ये हम लोग मान के चलते हैं कि पहले हम लोग ग्रुप ए के टेस्ट को कंफर्म करते हैं कि ग्रुप टेस्ट का कोई एनायन तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर उसमें सपोज सल्फाइड आयन प्रेजेंट है ना, अगर उसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है, सल्फाइड आयन आपका ग्रुप ए का एनायन होता है, ठीक है। ग्रुप ए के एनायन में कल लास्ट क्लास में उन्होंने बताया भी था कौन कौन से एनायन आते हैं ग्रुप ए के एनायन में। कार्बोनेट, I'm sure कार्बोनेट, success, एसीटेट, सल्फेट, नाइट्राइल, तो सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, सल्फाइड और सल्फाइड। हाँ ठीक है, तो याद सभी को होने चाहिए। तो उसमें मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, कांट श्योर सक्सेस। तो कार्बोनेट, सी फॉर कार्बोनेट, ए फॉर एसीटेट, ठीक है, और एन फॉर नाइट्राइट था आपका, नाइट्राइल, नाइट्राइट था NO2 माइनस, और टी फॉर थायोसल्फेट, थायोसल्फेट मतलब H2O3 2 माइनस, और श्योर सक्सेस से आपका सल्फाइड और सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। ये आपके मेन होते हैं। और ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट आयन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो बाई कार्बोनेट आयन भी इसी ग्रुप ए का मेंबर मान लेते हैं, और सल्फाइड और बाई सल्फाइड ये भी इक्विलिब्रियम पे ही रहते हैं, तो ये भी आपका ग्रुप ए के ही मेंबर माने जाते हैं। तो इसमें जो तीसरा एनायन हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो सल्फाइड आयन का हम लोग पढ़ेंगे। तो सल्फाइड आयन का अगर सॉल्ट है और उसको हम लोग को कंफर्म करना है, तो पहले उसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी डाइल्यूट एसिड कोई भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए, डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो होगा क्या, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो ओनली एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, वो केवल अपने H+ आयन सप्लाई करेंगे, और अगर वो अपने H+ आयन रिलीज करेंगे तो सल्फाइड आयन H+ आयन के साथ अगर कंबाइन होगा तो यहाँ पे गैस बनती हुई दिखाई देगी, कौन सी, H2S, है ना, नॉर्मल सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए H2S गैस बनेगी, ठीक है। और H2S गैस जो होती है उसका स्मेल होता है रॉटन एग स्मेलिंग गैस, ठीक है। तो ये रॉटन एग स्मेलिंग गैस अगर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, आपने जैसे ही सल्फाइड सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड ऐड किया और रॉटन एग स्मेलिंग गैस बननी स्टार्ट हो जाए, तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ वो आयन जो भी एनायन है उसमें सल्फाइड आयन में भी प्रेजेंट, मतलब हो सकता है कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर उसको कंफर्म भी करना होता है, और कंफर्म करने के लिए जो वो H2S गैस जो होती है उसको अगर हम लोग पास कर दें, किस किस में पास करें, तो देखो इसके पास इसमें बोलते हैं कि लेड एसीटेट का से डिप्ड एक फिल्टर पेपर हम लोग लेते हैं। जैसे आपने लेड एसीटेट लिया, ठीक है, और लेड एसीटेट में एक फिल्टर पेपर को डिप कर लिया, ठीक है, और जो डिप्ड फिल्टर पेपर है, लेड एसीटेट से डिप्ड फिल्टर पेपर है, जैसे ही वो H2S गैस के कांटेक्ट में आएगा तो इट टर्न्स ब्लैक, वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, जो लेड एसीटेट के जो लेड आयन होंगे वो सल्फाइड आयन से रिएक्ट करके बना देंगे क्या, PbS, लेड सल्फाइड। और लेड का सल्फाइड जो होता है, लेड सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक लेड एसीटेट का जो पेपर है उसका कलर ब्लैक होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही, यस, यस ठीक है। तो अगर ऐसा करने पे लेड एसीटेट से डिप्ड फिल्टर पेपर का कलर उस गैस के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक हो जाए, तो समझ जाइए कि वो सॉल्ट में एनायन जो है वो सल्फाइड आयन, ठीक है। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। H2S गैस जब बन रही है तो उसकी स्मेल रॉटन एक स्मेलिंग है, तो
यहाँ से एक थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगी कि इट मे बी सल्फाइड आयन मे बी प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट, लेकिन यहाँ से कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब हुआ? जब आपने उस गैस को पास कराया किसी लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में, है ना। ये वैसे थ्योरी में तो बोलते हैं कि लेड एसीटेट से डिप्ड फिल्टर पेपर में के कांटेक्ट में लाने पर वो ब्लैक हो जाता है। तो ये तो होता ही है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में भी पास करा देंगे, है ना, तो पूरा सॉल्यूशन भी ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दे दिया जाए कि कोई गैस है और उसको लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में पास करा रहे हैं, ऐसा करने पे उसका कलर ब्लैक हो रहा है, तो भी आप समझ जाइएगा कि वो गैस कोई और ही नहीं, वो गैस H2S गैस होती है। ठीक है। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है ना। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात ये? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट इसमें ये डायरेक्ट टेस्ट होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड टेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट टेस्ट होता है, ये सल्फाइड आयन का डायरेक्ट टेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। डायरेक्ट टेस्ट का मतलब क्या है? देखो, ऐसा कोई भी टेस्ट जिसमें ग्रुप रीजेंट की बिना मदद लिए हुए, ग्रुप रीजेंट की बिना हेल्प के अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ऐसे टेस्ट को डायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है Na2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयरन FeCN5NO। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। Na2 डब्बे के अंदर FeCN5NO। तो ये याद भी रखिएगा, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। आजकल जैसे पेपर बन रहे हैं तो वो बहुत बेसिक चीजें भी पूछ रहे हैं, वो केवल वो फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप का फॉर्मूला है। तो ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, इसका सॉल्यूशन लिया जाता है, और ज्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप ही सफिशियंट होती है। और इसको अगर हम लोग सीधे सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट में डिजोल्व कर दें, ठीक है, मतलब इसमें ऐड कर दें, तो जैसे ही आप सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो वहां पर वायलेट कलर का सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वायलेट कलर का सॉल्यूशन बनेगा। और ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन किसका बनता है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका बनेगा Na4। ठीक है ना, ये 2 सोडियम ये और 2 सोडियम दो ये भी ऐड कर दो, तो दो दो मिलके कितने हो गए? 4 हो गए। Na4 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर FeCN5NOS। ठीक है, ये आपका बनेगा FeCN5NOS। Na4 FeCN5, ये आपका बनता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसका वायलेट कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका कोई पीपीटी नहीं बनता है, इसका सॉल्यूशन का कलर ही वायलेट होता है। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो ये NOS है, NOS एक पूरा लीगेंड है। जैसे यहाँ पे NO लीगेंड था, ऐसे यहाँ पे ये NOS लीगेंड बन रहा है। एक तरह से जो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो सल्फाइड आयन है वो NO के साथ कंबाइन होकर ये लीगेंड बना रहा है, NOS, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है NOS का। इसको बोलते हैं थायो नाइट्राइट आयन। NAS को क्या बोलते हैं? थायो नाइट्राइट आयन। ठीक है, बोलो भाई, ये बात आई समझ में? Yes, sir. है ना। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिया दिया जाए कि कोई सॉल्ट है, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं और पर्पल कलर का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो सॉल्ट जो भी है उसका एनायन सल्फाइड आयन है ना। सल्फाइड आयन का कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें नोट भी देखो लिखा हुआ है,
H2S गैस shows negative सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो ये हम लोग ऊपर अभी पढ़ रहे हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गैस टेस्ट जो है वो H2S गैस जो होती है वो निगेटिव शो करती है ना। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि H2S गैस को अगर डायरेक्ट पास करा दे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन में तो उसका कलर पर्पल नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि सोडियम या किसी सल्फाइड आयन का अगर कोई सॉल्ट लेंगे, है ना, जैसे एल्कली मेटल के साथ कोई सॉल्ट ले लिया या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो सॉल्ट के फॉर्म में तो वो उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन डायरेक्ट H2S गैस को अगर हम लोग पास करा दे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन में तो ये टेस्ट निगेटिव आता है, ठीक है। और इसका रीजन ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा भी जाता है कि वाई H2S गैस डू नॉट डायरेक्टली गिव सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, है ना। H2S गैस क्यों नहीं दे रही है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट? तो उसका रीजन सिंपल है कि H2S जो होता है वो H2S बहुत ही वीक एसिड की कैटेगरी में आता है ना। ये इस वैसे तो ये डाइप्रोटिक वीक एसिड है, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसका जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब इसका जो Ka1 की वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ ऑर्डर की लाई करती है। मतलब इसका जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वही बहुत कम है। और इसका जो दूसरा मतलब सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो तो वैसे ही फर्स्ट से कम ही होता है हमेशा, और इसकी वैल्यू 10⁻13 ऑर्डर की होती है अप्रोक्सीमेट। तो इससे ये समझ में आना चाहिए कि ये जो इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, जितने भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो सब वाटर के अंदर एक इक्विलिब्रियम बना रहे होते हैं, है ना। तो H2S भी एक इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, लेकिन इसका जो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम बना रहा होगा। पहले स्टेप में ये जा रहा होगा H2S HS माइनस में और H प्लस आयन दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसका K1 देखिए क्या है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बहुत कम है ना, वेरी लेस, 10⁻⁷, मतलब बहुत लेस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना के बराबर जा रहा होगा। इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, डोमिनेंट होगा, है ना। ये आप लोगों को केमिकल Yes. इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो अगर 1000 से, मतलब 1000 मतलब हो गया 10⁻3, अगर उससे बड़ी वैल्यू होती है, मतलब ग्रेटर देन 1000 होता है, तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन 90% से ज्यादा प्रोसीड होती है ना, अगर 1000 से ज्यादा है। लेकिन इसी का उल्टा बोल दें कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/1000, 1/1000 मतलब कि 10⁻³ है ना, या उससे भी कम है, अगर 10⁻³ भी है, तो इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होती है और लगभग 90% या उससे ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करती है ना। यहाँ पे तो उसका -7 ऑर्डर का है, आप समझ सकते हैं कि बहुत वीक एसिड है। लेकिन अब चलो ठीक है, इससे H प्लस आयन थोड़े बहुत आ रहे होंगे, लेकिन इसका जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, वो और भी कम है, वो -13 ऑर्डर का है। और जब ये दोबारा डिसोसिएट होगा बेटा तभी तो वो सल्फाइड आयन देगा, है ना। तो बोलते हैं कि H2S से HS माइनस ही बहुत कम आ रहे होंगे, और HS माइनस से फिर सल्फाइड आयन उससे भी कम डिसोसिएट हो रहे होंगे, क्योंकि उसके सेकेंड इक्विलिब्रियम में बन रहे होंगे ना वो। और सल्फाइड आयन इतने कम सॉल्यूशन में अवेलेबल हो पाते हैं जिससे वो मतलब कि मिनिमम जितना कंसंट्रेशन उनका रिक्वायर्ड होता है ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए, उतने उससे भी कम कंसंट्रेशन में वो अवेलेबल रहते हैं, है ना। इसलिए डायरेक्ट H2S का जो सॉल्यूशन होता है या डायरेक्ट H2S गैस जो होती है वो इतने सफिशिएंट सल्फाइड आयन नहीं प्रोवाइड कर पाती सॉल्यूशन में, और इसी वजह से उसका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट निगेटिव आ जाता है ना। तो ये होता है, बात आई समझ में, Yes, sir. है ना। तो बस इसमें टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि H2S वीक एसिड है और इतने सफिशिएंट सल्फाइड आयन नहीं देता है जिससे वो कॉम्प्लेक्स जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। अब इसमें
हाँ, ये डायरेक्ट टेस्ट, कुछ और भी डायरेक्ट टेस्ट है ना। इनका कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में उसका एक स्टैंडर्ड नेम है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड काफी फेमस टेस्ट में की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये टेस्ट भी क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि सल्फाइड आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट है, और आपने उसमें कैडमियम नाइट कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, है ना। क्या ऐड कर दिया? कैडमियम कार्बोनेट। तो होगा क्या कि कैडमियम कार्बोनेट भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनाइज हो जाएगा, कैडमियम आयन कार्बोनेट आयन। तो इसके कैडमियम आयन और उसके सल्फाइड आयन, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे? कैडमियम सल्फाइड। और कैडमियम सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो येलो होता है। कैडमियम सल्फाइड का कलर क्या होता है? पीपीटी का कलर येलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा, वो येलो पीपीटी किसका होगा? वो होगा कैडमियम सल्फाइड का, ठीक है। दूसरा एक इसमें ये भी ये सारे ही कंफर्मेटरी टेस्ट माने जाते हैं कि अगर मान लो केवल इतना भी उसने दे दिया कि कोई सॉल्ट है और उसमें कैडमियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं, वो येलो पीपीटी दे रहा है, आपको कलर से पहचानना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, है ना। तो आप समझ जाइए कि कैडमियम का ही सल्फाइड येलो होता है। इसका मतलब जो सॉल्ट है उसमें एनायन कौन सा होगा? सल्फाइड आयन होगा, ठीक है। अगर दूसरा टेस्ट देखें तो देखिए, अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर दें सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट में, तो इसमें क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड, है ना, Ag2S। और Ag2S सिल्वर का जो सल्फाइड होता है वो ब्लैक होता है। सिल्वर का सल्फाइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। तो यहाँ पे आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा। ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट में ही ये कंसीडर किया जाता है। और इसमें एक ये भी टेस्ट है कि सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिडिफाई के पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ऐड कर दें, ठीक है ना। एसिडिफाई पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन का जो अपना कलर होता है वो पिंक कलर होता है, ठीक है। पिंक, या फिर आप कहोगे कि सर हमने तो लैब में देखा है कि केमनोफोर पर्पल कलर का होता है। जैसे आपने टाइट्रेशन वगैरह किया होगा तो केमनोफोर का सॉल्यूशन ब्यूरेट व्यूरेट में ऐड भी किया होगा Yes, sir. रिडॉक्स टाइट्रेशन में। वो तो कंसिडर केमनोफोर पर्पल होता है ना। तो केमनोफोर का एक्चुअल वैसे केमनोफोर का जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है। अगर 50% से ज्यादा है तो उसका कलर पर्पल आपको दिखाई देगा, दिस है ना। लेकिन अगर वो 50% से ज्यादा डाइल्यूटेड है और उसमें पानी यानी मिला दो, तो उसका कलर और ज्यादा फेड हो जाता है, वो पिंक कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे ले रहे हैं तो वो केमनोफोर, ये मान के चलो कि 90% पानी है, बाकी केमनोफोर और एसिड 10% मिला के एसिडिफाई मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, है ना। जैसे बेयर्स रीजेंट में लेते हैं, है ना, वैसा ही यहाँ पे एसिडिफाई केमनोफोर ले रहे हैं। तो इसका कलर जो होता है ये पिंक होता है। और ये जब इसमें ऐड करेंगे सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट में, तो केमनोफोर तो आपको पता है कि बहुत लाजवाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये सल्फाइड आयन को क्या करेंगे? उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे ले जाएंगे, तो सल्फाइड को सल्फेट में लेके कन्वर्ट कर देंगे। और केमनोफोर के बारे में पता ही है आपको कि मैग्नीज +7 में बैठा हुआ है, और जब मीडियम एसिडिक होता है तो वो किस में जाता है? 2+ में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट क्या बन जाएगा? MnSO4, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा? MnSO4 बनेगा। और MnSO4 का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। MnSO4 का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कलरलेस होता है ना। ये आपको कॉम्प्लेक्स की थ्योरी मैंने बता कि D5 वाले अगर जो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और लीगेंड उनके साथ अगर वीक फील्ड लीगेंड है, तो वो उस केस में कलरलेस टाइप का सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे एमन मैग्नस सल्फेट आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना। और यही इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिफाई सॉल्यूशन, तो बेटा उसका जो पिंक कलर होगा वो डिकलराइज हो जाएगा, है ना। पिंक कलर क्यों डिकलराइज होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnSO4, ठीक है।
Mn2+ में जो होता है ना, Mn2+ का आप लोग अभी आपको मैं कुछ डी ब्लॉक, जब आप डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारे कलर भी आपको मैं वहां बताऊंगा। तो Mn2+ का जो अपना कलर होता है ये बफ कलर होता है। ठीक है, बफ मतलब लाइट पिंक होता है। बफ एक्चुअली किसको बोलते हैं? लाइट पिंक को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन वैसे ही बहुत डाइल्यूटेड है ना। तो MnSO4 जब बनता है तो उसका कलर कलरलेस सॉल्यूशन वो वहां पे बनाता है। तो ये आपको 3 टेस्ट और इसमें पता होने चाहिए, तीनों टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जैसे ये कर लीजिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल्स विच प्रोड्यूस वोलाटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl। है ना, कह रहा है कि ऐसे कितने एसिडिक रेडिकल हैं जो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके कोई वोलाटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं। है ना, तो इनडायरेक्टली वो हम लोग से क्या पूछना चाह रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो? डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट HCl को देखते ही आपको क्लिक ग्रुप ए। करना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, करेक्ट। अचित, अंकित तुम्हारा भी सही है, क्रिस सही है तुम्हारा। तो ठीक है ना, आंसर आप लोगों ने करेक्ट दिया है। तो इसमें डाइल्यूट एसिड का मतलब आप समझ गए? डाइल्यूट एसिड मतलब ये ग्रुप ए का क्या है? रीएजेंट है। और ग्रुप ए के रीजेंट जितने भी होते हैं, ग्रुप ए के रेडिकल्स जो होंगे वही इसके साथ कोई ना कोई गैसियस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब वोलाटाइल प्रोडक्ट, मतलब वो गैस की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। कंसंट्रेट वाले मतलब ग्रुप बी वाले जो एनायन होंगे वो तो डाइल्यूट एसिड के साथ कोई प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, मतलब नो रिएक्शन टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ग्रुप बी वाले आप हटा दीजिएगा। अब जैसे पहला इसमें है सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन मैंने आपको बताया भी था कि ग्रुप ना तो ग्रुप ए में होता है ना ग्रुप बी में होता है ना। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे कल जैसे कुछ बच्चों की क्लास नहीं हो पाई थी, जैसे सीमेंस वाले बच्चों की, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दिए। वो लोग एक जो पहला लेक्चर है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, वो देख जरूर जरूर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका जो बेसिक कल मैंने जो बताया था वो आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो सल्फेट आयन जो होते हैं वो ना तो ग्रुप ए में आते हैं ना ग्रुप बी में आते हैं। ठीक है, तो इनको हटाई दीजिए। ठीक है, आयोडाइड आपका, है ना, आपका ग्रुप बी में आते हैं। हैलाइड आयन सारे ग्रुप बी में आते हैं, है ना। CBI वाले सारे किस में आते हैं? ग्रुप बी में। नाइट्राइड ग्रुप ए में आता है भाई, ये ग्रुप ए में आता है। और ये डाइल्यूट HCl के साथ जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें वो वोलाटाइल प्रोडक्ट देगा, NO गैस इसमें देगा वो। और नाइट्रेट चला जाएगा ग्रुप बी में, तो इसको हटा दो भाई, ये तो टेस्ट ही नहीं देगा। सल्फाइड हाँ दे देगा बिल्कुल इसमें, ठीक है। और बाई कार्बोनेट भी दे देगा क्योंकि ये ग्रुप ए का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाएंगे। तो इस केवल आपको इस क्वेश्चन में यही पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से एनायन ग्रुप ए को बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप बी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आयन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आयन है नाइट्राइट आयन। टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। नाइट्राइट आयन होता है NO2-। ठीक है, अब इसमें कैसे टेस्ट करते हैं भाई? तो अगर आप लैब में टेस्ट, आपको कोई सॉल्ट दिया गया, आप लैब में गए और आपको कोई सॉल्ट दिया गया और सपोज उस सॉल्ट का जो एनायन है वो नाइट्राइट आयन। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि उसमें नाइट्राइट आयन है? तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट एसिड, है ना। पहले हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ग्रुप ए का तो कोई एनायन नहीं है ना। तो ग्रुप ए का ग्रुप प्रेजेंट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl। तो पहले हम लोग इसकी कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे, और अगर उसमें नाइट्राइट आयन होगा, उस सॉल्ट के एनायन में नाइट्राइट आयन प्रेजेंट होगा, तो आपको पहले एक पेल ब्लू कलर का लिक्विड बनता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है। एक पेल ब्लू कलर का क्या दिखाई देगा, लिक्विड बनता हुआ। वो पेल ब्लू कलर का लिक्विड क्या होता है, वो आपको HNO2 बनता हुआ दिखाएगा, नाइट्रस एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नाइट्रस एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। और क्यों बन रहा है ये समझ आपको आ ही रहा होगा कि देखो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो केवल एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, वो केवल सॉल्यूशन में H+ आयन ही रिलीज करते हैं। और यहाँ से मिल जाएंगे NO2 माइनस सॉल्ट के आयन से, तो ये दोनों चिपक जाएंगे, H+ आयन और NO2 माइनस कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना देंगे, HNO2। ठीक है, तो HNO2 का कलर होता है पेल ब्लू। ठीक है, अब इसको जो अगर वो पेल ब्लू लिक्विड बनने लगे तो एक डाउट आता है कि हाँ पेल ब्लू लिक्विड है तो वो HNO2 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप हीट करिएगा, हल्का सा उसको वार्म करने की जरूरत होती है, हल्का सा उसको वार्म करिएगा। HNO2 बहुत स्टेबल एसिड नहीं होता है ना, थोड़ा सा ही वार्म करोगे, गुनगुना करोगे आप उसको, मतलब है ना, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके वो NO गैस रिलीज करता है। NO गैस मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, अच्छा कल हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर ही नहीं होता है। तो अगर ये गैस बनेगी तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सर NO बन रही है। तो इस गैस की खास बात है कि जैसे ही बनना शुरू होगी, है ना, तो उस समय तो हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर, मतलब कि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो ये स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे ही। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होगी NO+O2, दिस गिव्स NO2। ठीक है, तो NO बनना शुरू होगी जैसे ही आप लैब में, ऐसा तो है नहीं कि आपकी लैब में एयर नहीं होगी है ना, तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब से NO बाहर निकलेगी, तो उसके माउथ पे जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो सडन वो NO2 में कन्वर्ट होगी, और NO2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन कलर की वेपर्स टेस्ट ट्यूब के माउथ पे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, है ना, माउथ से थोड़ा सा ऊपर साइड वो बननी शुरू हो जाती है ना। तो आपको आइडिया लगे कि हाँ यार, क्योंकि अगर वो NO2 ही होती तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर से तो कुछ नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा, उसके माउथ के ऊपर है ना, हल्का सा ब्राउन कलर की वेपर्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ जाइए, अच्छा ये NO ऑक्सीडाइज हुआ है, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। फिर भी, है ना, फिर भी कंफर्म करने ना जरूरी होता है ना, कि पता चला कोई और गैस तो नहीं है ना। तो उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट फिर कैसे करते हैं कि वो जो गैस है वो NO ही थी, या वो जो एनायन था वो नाइट्राइट आयन ही था। तो उसके लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट भी काफी फेमस है, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए ये ध्यान रखिएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन भी देता है और नाइट्राइट आयन भी दे देता है, मतलब नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों ही ये टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं। ज्यादातर नाइट्रेट आयन का पढ़ाया जाता है, नाइट्रेट आयन के लिए कम पढ़ाया जाता है, बट ब्राउन रिंग टेस्ट दोनों आयन देते हैं पॉजिटिव। अब देख कैसे देते हैं, तो इसमें नाइट्राइट आयन हम लोग लेंगे, ठीक है, और नाइट्राइट आयन का सॉल्ट ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब, जैसे आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, इसमें नाइट्राइट आयन का आपने सॉल्ट फिल कर लिया। ठीक है, फिर इसमें हम लोग सबसे पहले फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का होता है इसका सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट। तो ये इसको थोड़ा सा आप ऐड करिएगा, तो सॉल्यूशन हल्का सा लाइट ग्रीन सा हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट भी ऐड कर सकते हो, कंसंट्रेट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे वैसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, हाँ लेकिन ये बोला जाता है कि इस टेस्ट को कराने के लिए थोड़ा सा केयरफुली कराना होता है, कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ा बेंड कर लेते हैं, और उसकी जो वॉल है उसके सहारे एक एक ड्रॉप इसमें हम लोग पास कराते हैं। ठीक है, मतलब उसके वॉल के साइड से ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो धीरे धीरे, और थोड़ा ही सा ऐड करना होता है, ये नहीं कि पूरी बोतल ही उड़ेल दी आपने इसमें, बस थोड़ी सी कुछ ड्रॉप ही सफिशिएंट होती है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा,
तो यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा, मतलब जहाँ पे वो दोनों लिक्विड कांटेक्ट में आएंगे, तो उसके अपर लेयर पे, अपर जंक्शन पे ब्राउन कलर की एक रिंग बनती हुई दिखाई देगी, है ना। अपर जंक्शन पे क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी। और इसीलिए इसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते भी हैं, क्योंकि वो जो रिंग बनती है उसका कलर ही ब्राउन होता है, ठीक है। इसलिए इस टेस्ट को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो आप जैसे ही फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन ऐड करने के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो ब्राउन रिंग फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। हाँ, इसमें कोई पूछे भाई क्या बन रहा है, क्या फॉर्मूला है इसका ब्राउन रिंग का, तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये जेई वालों को बहुत पसंद है, कई बार पूछा है उन लोगों ने। तो अभी पिछले साल ही एडवांस के पेपर में पूछा है क्वेश्चन उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स पे बेस्ड। तो ये फॉर्मूला होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, FeS2O होल 5 NoSO4, ठीक है। FeS2O होल 5 NoSO4 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसमें 5 इसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एज ए लिगेंड, और एक इसमें NO एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार ये आयन के फॉर्म में हो सकता है लिखा जाए, हो सकता है कि सल्फेट आयन ना दिखाया जाए और इस पे 2+ का चार्ज दिखा दिया जाए। तो एक्चुअली वो जो कलर होता है वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ही आता है, ठीक है। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब है ना, बोलो भाई, इसमें कोई किसी को कोई बात ना समझ में आई तो पूछ सकता है। सर, कहीं कहीं लिखा रहता है कि FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड अभी मैं कराऊंगा अभी इसमें ये इसकी एक ऑक्साइड हो लिमिटेशन जाता है भी होती है। तुरंत। हाँ हाँ, देखो ये क्वेश्चन भी है, वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट यूज्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो इसमें समस्या क्या है, देखो अगर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन नहीं लेंगे, है ना, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है ना, ये चीज समझते हैं पहले। तो होता क्या है कि जैसे लैब में क्या होता है, आप लोग लैब गए होगे, देखा होगा कि लैब में कई कई महीने तो प्रैक्टिकल ही नहीं होते हैं, है ना। कई कई महीने तो प्रैक्टिकल ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूल वाले चाहते ही नहीं कि प्रैक्टिकल हो, ठीक है। उनको तो लास्ट में निपटाना होता है, तो जल्दी जल्दी सब लास्ट में बुला के सब करा देते हैं प्रैक्टिकल, मतलब कितना कराते हैं, आधा अधूरा जो भी है करा देते हैं, कहने को हो जाए कि हाँ हो गया प्रैक्टिकल, कोई ब्लेम ना कर सके उनके ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो कि 2020 में उन्होंने बनाया फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, जब बोर्ड का एग्जाम था। हाँ, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम होने वाला होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पुराना सॉल्यूशन सब फेंक फाक देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ताजा ताजा सॉल्यूशन बना के फिर फिल कर देते हैं वहां पे जितने रीजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आते हैं तो उनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़े भाई। अगर वैसे तो एग्जामिनर को लैब के अंदर जाने ही नहीं देते हैं, है ना, बाहरी कैबिन पे ही रोक देते हैं वो खिला पिला के, ठीक है, है ना कि वो लैब में जा ही ना। लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं आइडियल टाइप के, पहुंच जाते हैं लैब में। तो इसलिए वो होता क्या है कि जब एग्जाम के टाइम तो वो बनाते हैं, लेकिन वो फिर एग्जाम के टाइम जो बनाते हैं वो साल भर वही रहता है, मतलब जो प्रैक्टिकल अगले साल बच्चे करते हैं वही करते रहते हैं, है ना। क्योंकि अननेसेसरी केमिकल्स अगर वो ज्यादा वेस्ट करेंगे तो उस केमिकल की कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है ना, स्कूल पे खर्चा बढ़ जाएगा, बजट बिगड़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं भी होती हैं। तो होता क्या है कि फेरस सल्फेट का पुराना सॉल्यूशन जो होता है, अगर आपने 2-3 महीने पुराना वाला सॉल्यूशन यूज किया, तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट निगेटिव आने लगता है। मतलब भले ही वो नाइट्राइट आयन उसमें हो या नाइट्रेट आयन हो, ब्राउन रिंग बनती ही नहीं है ना। उसका रीजन यही होता है कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही धीरे धीरे स्लोली ऑक्सीडाइज होने लगता है ना। कि फेरस सल्फेट का जो आपने सॉल्यूशन लैब में लिया हुआ है, अगर वो पुराना सॉल्यूशन है तो कई बार यूज किया गया होगा,
है ना। उसमें वैसे तो ऊपर कॉर्क वॉर्क लगा होता है, लेकिन कई बार बच्चों ने कॉर्क खोला होगा, बंद किया होगा, तो ऑक्सीजन तो उसमें इंटर करी गई होगी। तो फेरस सल्फेट स्लोली रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं कि O2 के साथ बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता, स्लो टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी स्लो टाइप की। और अगर वो 2-3 महीने पुराना है तो धीरे धीरे फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फेरिक सल्फेट में अगर कन्वर्ट हो गया तो आयरन 2+ से किस में चला गया, 3+ में चला गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, +1। ठीक है, आयरन किस में बैठा होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ होता है ना। और +1 में क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें फेरस आयन 2 में है और नाइट्राइट आयन एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का है, तो ये आयरन 2 को तो 1 में ले आता है रिड्यूस करके। ठीक है, लेकिन अगर फेरस सल्फेट की जगह उसमें फेरिक सल्फेट बन गया है, जो आपने आपको क्या पता, आप तो ऊपर देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो स्लिप लगी हुई वो फेरस सल्फेट की लगी हुई है, लेकिन अंदर खेल क्या हो गया, आप समझ पा रहे हैं, अंदर वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो फेरिक सल्फेट में आयरन 3+ ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया, मतलब वो और ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया, है ना। आयरन 3 में समझ पा रहे हो, आयरन 3 में D5 कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, हाँ D5 कॉम्प्लेक्स तो डी, और आयरन 2 में है तो D6 कॉम्प्लेक्स होगा। तो D5 कॉम्प्लेक्स और ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड होने की वजह से। तो अब नाइट्राइट आयन इतने अच्छे भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं कि वो 3 से 1 में उसको ले आए, तो होगा क्या कि वो रिडक्शन हो ही नहीं पाता है ना। मतलब आयरन +1 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, अगर एक बार वो 3 ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंच गया तो। इसलिए वो फिर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग नहीं बन पाती है। ठीक है, बोलो तो भाई, सर आई बात समझ में। अगर कोई रिड्यूसर डाल दे तो फिर से हो जाने लगेगी, फिर हाँ मेल्ट। अगर, हाँ हाँ, अगर वही बात है कि अगर कभी नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट है और वो ब्राउन रिंग ना बना रहा हो, तो उसमें ये कर सकते हैं कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दें अगर उसी सॉल्यूशन में, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जैसे एग्जाम में आपको सॉल्ट दिया गया, तो आपको कभी बताया तो जाएगा नहीं कि इसमें बेटा नाइट्राइट आयन है या नाइट्रेट आयन है। अगर आइडियली मतलब अभी स्कूल लेवल में तो सब जानते हो क्या होता है, सब पहले ही से बच्चों को पता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर अब आगे अभी आप बीटेक करेंगे तो वहां पे नहीं बताया जाएगा आपको, आईआईटीज में या एनआईटीज में या यूनिवर्सिटीज में कभी नहीं बताया जाता है। वहां पे एक आइडियल टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल आइडियल ही होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो वहां पे नहीं बताया जाएगा तो फिर समस्या है कि अब आपको पता ही नहीं है, आपका आपने मिलाया वो ब्राउनिंग बनी नहीं, आप टेंशन में आ गए कि इसका मतलब नाइट्राइट या नाइट्रेट नहीं है उसमें। ठीक है, तो है ना। लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ नाइट्रेट आयन है, तब उसमें मिला दे तो आ जाएगा पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने पे। तो ये बस पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज, देखो रीजन लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज फेरस आयन इज, फेरस आयन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग आर इजिली ऑक्सीडाइज विद एयर, एयर में जो O2 है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, और किस में ऑक्सीडाइज होता है, फेरिक आयन में। एंड विच कांट फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है ना, क्योंकि नाइट्राइट आयन इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया, ऐसा एक इसमें लिमिटेशन और होती है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जैसे ये रिंग बनी है ब्राउन रिंग कलर की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ये बोला भी जाता है कि आपको टेस्ट ट्यूब को बहुत ज्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट ब्राउन रिंग जैसे बन गई, ठीक है, और आपने टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन को सेक कर दिया, बहुत ज्यादा हिला दिया आपने, और यह वार्म कर दिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा बहुत स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आयरन आप समझ रहे हैं अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, मिनिमम मतलब कंपाउंड में तो मिनिमम आयरन की +1 ही होती है। तो आयरन की +1 ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की कैटेगरी में आती है, आयरन 1 में रहना नहीं चाहता है। तो इतना अनस्टेबल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको हम लोग सेक कर दें या वार्म कर दें, तो ये जो NO गैस होती है ना,
वो रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, NO निकल जाएगी, ठीक है, और ये फिर से फेरस सल्फेट बनने लगेगा, है ना, फिर से उसका ग्रीन कलर दिखने लगेगा आपको। तो ये अवॉइड किया जाता है। सेकिंग एंड वार्मिंग आर नॉट अलाउड फॉर दिस टेस्ट बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज थर्मली लेस स्टेबल। ये कॉम्प्लेक्स थर्मली लेस स्टेबल होता है और इसको सेक या वार्म करने पे डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके NO गैस रिलीज कर देता है, और NO गैस अगर रिलीज हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, तो वो रिंग जो है उसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक डायरेक्ट टेस्ट भी होता है, नाइट्राइट आयन का एक डायरेक्ट टेस्ट भी फेमस है, ये वाला स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। इस टेस्ट का को बोलते हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। ये भी कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट क्या होता है, इसमें नाइट्राइट आयन का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं KI का सॉल्यूशन, ठीक है, KI का सॉल्यूशन एक्सेस में लेना होता है, और फिर उसको स्टार्च पेपर पे पास करा देते हैं, या फिर स्टार्च पेपर डिप्ड कर देते हैं, है ना, स्टार्च पेपर उसमें डिप कर देते हैं। तो देखिए, पहले आप समझिए क्या हो रहा है, खेल क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, नाइट्राइट आयन जैसे ही KI में जो I माइनस आयन है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि नाइट्राइट आयन क्या करेंगे, देखो, आयोडाइड आयन जो है वो I माइनस से किस में जाएगा, I2 में, ठीक है, नाइट्राइट आयन यहाँ पे I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और नाइट्राइट आयन खुद रिड्यूस होके 0 में जा रहा है यहाँ पे। वैसे भी नाइट्रोजन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना, और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि नाइट्राइट आयन के अंदर डुअल बिहेवियर होता है। नाइट्राइट आयन एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये हम लोग P ब्लॉक में पढ़ा था, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अगर, अच्छा ये भी क्लियर होना चाहिए कि वैसे तो ये रिड्यूसिंग भी एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इसका अगर देखा जाए कौन सा नेचर डोमिनेट करता है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन 0 में जाना ज्यादा चाहेगा, नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल 0 होती है, तो यहाँ पे NO2 माइनस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और वो I माइनस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज किसमें, I2 में, खुद रिड्यूस होके N2 बना रहा है, ठीक है। फिर ये जो I2 बन रहा है ना, I2 जो बनता है आयोडीन, वो KI से रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन KI आप एक्सेस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सेस में KI ऐड कर रहे हैं तो I2 KI से रिएक्ट करके यहाँ बना देता है KI3, है ना, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है KI3। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होता है, अब इसको पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बोल दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड होता है, इसमें ये जो ट्राई आयोडाइड आयन होते हैं ये बहुत बल्की होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अकेला एक आयोडीन ही बहुत बल्की होता है, अकेला आयोडीन का एक एटम ही बहुत बल्की होता है। अब ये तो यहाँ पे 3 3 ऐड हो गए हैं, है ना, तो ये आयन बल्की एनायन होता है, ये बहुत बल्की एनायन की कैटेगरी में आता है, और बल्की एनायन तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ये एनायन स्टार्च पेपर, जो आप जैसे ही स्टार्च पेपर डिप करेंगे तो ये जितने बल्की बल्की एनायन है जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ये स्टार्च पेपर के सरफेस पे इनका क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा, है ना, बल्की एनायन का सरफेस एरिया, ये लिख लीजिएगा कि I माइनस आयन बहुत बल्की होता है, ठीक है, और बल्की एनायन होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, लार्ज सरफेस एरिया, और लार्ज सरफेस एरिया अगर है किसी मॉलिक्यूल का, तो अभी आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी कि ऐसे स्पेसीज, ऐसे आयन जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है वो बहुत आसानी से एडजॉर्ब हो जाते हैं,
है ना, वांडरवाल फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ट्राई आयोडाइन क्या करेंगे, ये स्टार्च पेपर की सरफेस पे वीक वांडरवाल फोर्स के थ्रू इनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, और एडजॉर्प्शन होने की वजह से ये अपना कलर जो होता है ये इसके ऊपर छोड़ देते हैं एक तरह से, स्टार्च पेपर के ऊपर, और ये ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप करते हैं, है ना। किस कलर के स्पॉट डेवलप करते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के, ब्लू ब्लैक, है ना, मतलब वो कुछ उसमें ब्लैकिश होते हैं, कुछ ब्लूइश होते हैं, तो ब्लू ब्लैक बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्राइट आयन का, काफी फेमस टेस्ट है कि नाइट्राइट आयन के सॉल्यूशन में KI का सॉल्यूशन अगर हम लोग पहले एक्सेस में ऐड करें, फिर उसमें स्टार्च पेपर डिप करके देखें, और स्टार्च पेपर पे अगर ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप होने लगे, तो समझ जाइएगा कि वो जो एनायन है वो कौन सा है, नाइट्राइट आयन। ठीक है, समझ में आ रही Right. बात, Yes, sir. है ना। तो ये टेस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये वाला नाइट्राइट आयन का। ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि बहुत स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, है ना, कुछ ही एनायन इस तरह के टेस्ट शो करते हैं, तो ये वाला टेस्ट काफी स्पेसिफिक है। अभी जैसे आपने ये वाला टेस्ट जो पढ़ा था, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये भी बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है ना, तो इन पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, नाइट्राइट आयन का एक टेस्ट ये भी फेमस है, थायोयूरिया टेस्ट। नाइट्राइट आयन का एक ये भी डायरेक्ट टेस्ट की कैटेगरी में आता है, थायोयूरिया टेस्ट। नाइट्राइट आयन देखो क्या होता है थायोयूरिया टेस्ट में, नाइट्राइट आयन का जो सॉल्ट होता है उसको उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं थायोयूरिया का सॉल्यूशन, है ना। यूरिया और थायोयूरिया में बस थोड़ा सा फर्क होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ना, ये सब तो आप लोग जानते हो यूरिया, है ना। अब थायोयूरिया का क्या फॉर्मूला होगा, O की जगह O की जगह S लगा दो, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर कंबाइन हो जाए कार्बन से, तो वो थायोयूरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्राइट आयन कंटेनिंग सॉल्ट में थायोयूरिया का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, और थोड़ा सा मीडियम एसिडिक करने के लिए डाइल्यूट एसिडिक एसिड मिला देते हैं। डाइल्यूट एसिडिक एसिड बस यहाँ पे मीडियम एसिडिक करने के लिए यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा देखिए, ये गैस रिलीज होगी, और यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन सी गैस होगी, सोचो बताओ, प्रेडिक्ट करो यहाँ पे कौन सी गैस बननी चाहिए। अमोनिया या नाइट्रोजन। अमोनिया अमोनिया या नाइट्रो नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनती है इसमें, नाइट्रोजन है ना। अमोनिया ना बन के इसमें क्या बन रही, नाइट्रोजन बन रहा है, नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और एक इसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, गैस बनेगी वो निकल जाएगी। अच्छा, नाइट्रोजन का ना तो कलर होता है ना ऑर्डर होता है, तो नाइट्रोजन के बनने से हमें कुछ पता अपना कोई कलर है ना ऑर्डर है, वो गैस बनेगी वो निकल जाएगी, आपको हवा तक नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट जो है, हम लोग को मतलब है उसके बाई प्रोडक्ट से, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन थायोसाइनाइड का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अगर आपने नाइट्राइट एंड का सॉल्ट लिया, थायोयूरिया एसिडिक एसिड मिलाया, और आपको लगा कि कोई गैस रिलीज हुई, लेकिन आपको समझ ही नहीं पाया एग्जैक्टली कि कौन सी गैस थी, तो जो भी सॉल्यूशन बचा हुआ है टेस्ट ट्यूब में, उसमें फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, फिर फेरिक क्लोराइड FeCl3। और अगर वो सही में थायोसाइनेट होगा, तो यहाँ पे थायोसाइनेट आयन जो होते हैं, थायोसाइनेट आयन होते हैं SCN-, और ये फेरिक आयन, ये कंबाइन होकर बनाते हैं आयरन थायोसाइनेट, आयरन ट्राईथायोसाइनेट, और इसका ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनता हुआ दिखाई देता है ना। बहुत ये टेस्ट आप लोग करके देखिएगा, ये इसका कलर जो ब्लड रेड वाला जो कलर बोला जा रहा है, ये एग्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ब्लड ब्लड ही बन गया हो, मतलब उसका कलर जैसा आपने ब्लड का कलर देखा होगा, ब्लड बहुत डार्क रेड होता है। जैसे आपने कभी ब्लड टेस्ट कराते हुए देखा हो किसी को, या कभी अपना भी कराया हो, तो सीरिंज के अंदर जब ब्लड आ जाता है वो बहुत डार्क रेड होता है ना।
और यहाँ पे जब ये टेस्ट आप कराएंगे तो थायोसाइनेट आयन और फेरिक आयन कंबाइन होकर जब FeSCN होल थ्राइस बनेगा तो एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा, बिल्कुल ब्लड रेड कलर आएगा। यहाँ तक कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड फिल कर लिया जाए, एक टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन फेरिक थायोसाइनेट का, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल ब्लड कौन सा है। बिना किसी टेस्ट के कलर से देख के कोई नहीं पहचान, बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप का कलर लगेगा। तो फेरिक थायोसाइनेट जो होता है ये ब्लड रेड कलर का ये सॉल्यूशन बनता है, और ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन का। ठीक है, बोलो भाई। यस। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहले ये वाला करो, C2 वाला। C2 क्या कर रहा है, 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड A एंड B वर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है A और B, उनको ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं। A इवॉल्व्ड ए कलरलेस गैस। कलरलेस गैस तो बहुत सारी होती हैं, अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा है। विच टर्न्स लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। यहाँ से पता चल रहा है कलरलेस गैस है, लेकिन लेड एसिटेट पेपर का कलर ब्लैक कर रही है। कौन सी गैस होगी, सल्फाइड। है ना? H2S गैस। H2S गैस डायरेक्ट, है ना? H2S गैस का ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ना? H2S गैस जैसे ही लेड लेड आयन के कांटेक्ट में आएगा तो PbS बनेगा, तो वो ब्लैक जो हो रहा है वो PbS के बनने की वजह से हो रहा है। तो ये समझ में आ गया, अच्छा यार H2S गैस बन रही है, और H2S गैस बन रही है तो सॉल्ट A में जो एनायन होगा, सॉल्ट A में जो एनायन होगा वो 100% क्या होगा, सल्फाइड आयन। सल्फाइड। ठीक है, तो ए पकड़ में आ गया। अब ऑप्शन ए बी में भी देखो, पहला आयन सल्फाइड आयन उसने दे दिया और डी में दे दिया, मतलब कंफ्यूज कर रहा है अभी हम लोग को, है ना? अब हम लोग को बी भी पकड़ना पड़ेगा, दूसरा वाला। बी इवॉल्व्ड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बी जो है वो ऐसी गैस दे रहा है जो लाइम वाटर मिल्की कर रहा है। अब लाइम वाटर मिल्की 2 गैसें कार्बोनेट करती आयन। हैं, है ना? तो ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है ना? यस। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बी जो होगा वो कार्बोनेट आयन हो सकता है, या फिर SO2 तब होगी जब वो सल्फाइड आयन हो। अब ये ऑप्शन पे थोड़ा डिपेंड कर जाएगा, जैसे बी ऑप्शन देखो तो बी में सल्फाइड है, कार्बोनेट है, हाँ यार दोनों बातें फिर बैठ रही हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डी में सल्फाइड तो ठीक है, लेकिन यह नाइट्रेट है। नाइट्रेट आयन थोड़ी ना, नाइट्रेट आयन जो गैस देगी वो लाइम वाटर को मिल्की नहीं करेगी, NO2 देगा वो। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि भैया डी नहीं है, बॉम्बे है ना? बी लगा दो फिर। ठीक है, लेकिन इसमें एक अच्छा MCQ बन सकता था, अगर वो एक ऑप्शन में ये बी तो वाला तो के साथ साथ एक ऑप्शन में सल्फाइड आयन और सल्फाइड आयन दोनों लिख देता, तो ये भी एक आंसर हो जाता है इसमें। जितना बताया है क्वेश्चन में सर उसके रिस्पेक्ट में। हाँ बोलो। हाँ क्या करूँ बताओ, कुछ एक्सक्यूज कहना मी चाह सर। रहे हो? हाँ पूछो बेटा। हाँ सर, इसमें बाई सर बाइकार्बोनेट आयन और बाई सल्फाइड आयन सर, ये देंगे सर, मतलब टेस्ट, मतलब सेट बी वाले में। बाई कार्बोनेट एंड बाई सल्फाइड आयन भी लाइम वाटर मिल्की करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट तो इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, है ना? तो यस। अगर अगर हाँ मतलब इसमें ऑप्शन और भी बन सकते थे, है ना? बनाने को वो ये अगर दे देता ऑप्शन ए तो ये भी सही हो जाता है, जितनी इंफॉर्मेशन उसने दी है उसके हिसाब से तो ये भी सही हो जाता है ना? या फिर इसके साथ वो बाई सल्फाइड जी भी लिख देता तो भी सही हो जाता है ना? तो वही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कई बार यस। इसमें MCQ में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं।
अब सिंगल चॉइस में तो ऑप्शन से ऐसे डाले हैं इसने ऑप्शन की हम लोग को श्योरली पता चल रहा है कि बी ही है, तो बी को टिक लगा देंगे हम लोग। अब जैसे ये वाला बताओ, करो कर लो आप एक बार अटेम्प्ट। Na2S प्लस सोडियम नाइट्रोक्साइड देखो दिया हुआ ही है और ये वायलेट कलर बन रहा है इसमें। पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर कॉम्प्लेक्स एक्स प्रोवाइडेड द एम्बिडेंट बिहेवियर ऑफ CN इज नॉट कंसीडर्ड, है ना। इसने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आइसोमर्स का थ्योरी है उसको यहाँ पे वो लगा रहा है। बताइए क्या होना चाहिए। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, वायलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Na4Fe CN5NOS, है ना। बताओ भाई क्या होना चाहिए, इसके कितने आइसोमर बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स के। और इसने एक बात ये भी बोल दी है कि साइनाइड आयन का जो एम्बिडेंट बिहेवियर है वो नहीं कंसीडर करना। साइनाइड आयन का एम्बिडेंट बिहेवियर नहीं कंसीडर करना है हम लोगों को। सर कौन सी आईडी पे मैसेज? ये SID सर वाली में कर दो, और कोई आईडी है भी नहीं मेरे पास। कर दिया। यही यही आईडी मैं यूज करता हूँ। आंसर तो काफी बच्चों ने दे दिए हैं। अच्छा देखो, ज्यादातर बच्चे आंसर इसका 2 दे रहे हैं। अब ये बताओ भाई 2 किस हिसाब से दे रहे हो, 2 कैसे दे रहे हो, कोई समझाओ मुझे। से ऑक्सीजन की तरफ से भी मैंने भी एक ये तो अगर सिर्फ एम्बिडेंट्स देखे तो NOS का हो जाएगा, लेकिन अगर GI देखे तो और हो जाएंगे। अच्छा ये GI होगा क्या, करेगा क्या। नो सर। नो सर। जी 5 CN GI सर NOS। ये अगर इसका जनरल टाइप देखो तो सर ये इस टाइप का है ना, तीनों MA5B। NOS। यस यस सर। सर ये एनओएस GI तो नहीं शो 3 जगह से कर सकता है ना, एंग और एस 3 से। हाँ हाँ, अब याद आ रहा है तुम लोग को। हाँ यस हाँ यस सर। ठीक है ना, तो ये GI तो नहीं सर करेगा भाई, मैंने ये तो वही पहले आंसर ही भेजा। दिमाग से हटा दो। अच्छा 3 आंसर विनायक ने भेजा है बस, बाकी तो सबने 2 2 2। एक बच्चे ने 4 भी भेजा है, आर्यन ने। हाँ आर्यन ने भी। हाँ ठीक है, देखो इसमें खास बात ये है कि जो NOS है, NOS एक एम्बिडेंट लिगेंड है और इसके पास 3 डोनर साइट होती है। ये जब मैंने कॉम्प्लेक्स की थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पे ये वाला लिगेंड अलग से नोट में लिखवाया भी था कि NOS कहीं आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो जितने भी एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं उनके पास 2 ही डोनर साइट होती है, लेकिन NOS के पास 3 डोनर साइट होती है। वो सल्फर की तरफ से भी लोन पेयर दे सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है आयरन को, ऑक्सीजन की तरफ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इसके 3 बन जाएंगे लिंकेज आइसोमर। वैसे CN भी यस इसमें बैठा, CN भी इसमें एम्बिडेंट लिगेंड है, लेकिन उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि CN का एम्बिडेंट बिहेवियर नहीं कंसीडर करना है, तो हम लोग CN को फिर नहीं ध्यान दे रहे हैं, है ना। लेकिन NOS के लिए तो उसने बोला नहीं है, तो उसका तो एम्बिडेंट भी है, वो भी एम्बिडेंट लिगेंड है और वो 3 डिफरेंट लिंकेज आइसोमर बना देगा, है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, 3 डिफरेंट डोनर साइड है, 3 डिफरेंट डोनर साइट।
NOS। हाँ हाँ, क्या करो बेटा? सर अगर CN का एम्बिडेंट करते तो 12 आता। नहीं, तब तो आंसर काफी ज्यादा आता है, क्योंकि देखो ये तुम लोग हाँ को ये मैंने बताया था सर एक एक CN को लिखने यस के दो सर। तरीके होते हैं। अब दो CN को लिखने के 3 तरीके होते हैं। ऐसे 3 CN को देखो लिखने के कितने तरीके आएंगे, फिर 4 CN को, फिर 5 CN को। तो 5 CN को लिखने के तरीके ही बहुत ज्यादा होंगे, सर इसमें, और मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, वो नंबर काफी बड़ा आएगा। और सर इसमें ये भी है कि जैसे जब हम इसका वो बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो सर ट्रांसपेयर जैसे हम लेते हैं तो उसमें एक बार CN और NC, तो इस तरह से सर अलग अलग उसमें फिर प्रोडक्ट्स भी बन अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए उसने इसके लिए मना कर दिया है कि CN का एम्बिडेंट बिहेवियर मत लो, ठीक है? नहीं तो वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो समझ में आ गया ना कि NOS है ना, एक तरह से देखा जाए तो 3 डोनर साइड इसमें प्रेजेंट है, तो इसके 3 लिंकेज आइसोमर हम लोग के बन जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें है टेस्ट ऑफ एसीटेटाइन। एसीटेटाइन का टेस्ट क्या होता है? तो एसीटेटाइन तो सिंपल है, सबसे आसान मतलब सिंपल थ्योरी रेखा टेस्ट में सबसे सिंपल टेस्ट इसी का है, एसीटेटाइन का। क्या होता है देखो, तो अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट है इसमें, एसीटेटाइन अगर प्रेजेंट है और उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड किया, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं, और आपको विनेगर लाइक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइएगा कि वो 100% एसीटेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट है। कोई गैस ना निकले, इसमें कोई गैस नहीं निकलती है ना? बाकी टेस्ट में तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग डाइल्यूट एसिड ऐड कर रहे थे तो कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही थी, लेकिन एसीटेट आयन में ऐसा नहीं है, यहाँ गैस नहीं निकल रही, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उससे विनेगर लाइक स्मेल आने लगेगी। ठीक है, तो विनेगर लाइक स्मेलिंग अगर आ रही है सॉल्यूशन से, तो इससे काफी कंफर्म हो जाता है कि वो एसीटेट ही है, क्योंकि और कोई आयन विनेगर लाइक स्मेल देता ही नहीं है ना, इसमें स्पेसिफिक टाइप का ये टेस्ट बन जाएगा। फिर उसको, हाँ लेकिन कंफर्म करना तो जरूरी होता है ना, ये केवल स्मेल से कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं कि वो एसीटेट आयन होगा ही, तो उसके लिए फिर अलग अलग टेस्ट भी करा लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, उसका फ्रेश सैंपल लेते हैं, सॉल्ट का एक फ्रेश सैंपल लेके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं। ऐसा समझ लो कि सॉल्ट के 3 आप पार्ट कर देना, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेना, ठीक है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा एसीटेट आयन डाल देना। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब में एसीटेट आयन होगा, जब उसमें आप ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बता सकते हो किसका आएगा? क्या फॉर्मूला सिल्वर होगा एसिटेट उसका? CH3COOH। हाँ, सिल्वर एसीटेट बन सिल्वर। जाएगा। हाँ, सिंपल कैटायन एनायन आपस में कंबाइन करना है आपको, तो सिल्वर एसीटेट बनेगा। सिल्वर एसीटेट का व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन देखो व्हाइट पीपीटी तो बहुत सारे कंपाउंड का होता है, व्हाइट पीपीटी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है एक्चुअली। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट पीपीटी वो सिल्वर एसीटेट का ही है कि नहीं है, उसको हम लोग डिजोल्व करके देखते हैं कि इसमें अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर इसका व्हाइट पीपीटी अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाए, डिजोल्व हो जाए, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि वो, है ना, उससे कंफर्म हो जाता है कि वो सिल्वर एसीटेट का ही व्हाइट पीपीटी होगा। अच्छा, ये क्यों डिजोल्व हो जाता है ये भी समझ लीजिए। ये जो सिल्वर आयन होते हैं, ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, है ना? ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये मतलब कि क्यों सॉल्युबल हो रहा है, क्योंकि जो सिल्वर आयन उसमें है ना, ये अमोनिया के साथ क्या बना देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स। और ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सिल्वर का डाईएमीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है,
सिल्वर का डाई एमीन कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये एक इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं उनमें भी ऐसा ही करेंगे। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम लोग मिला देंगे, एथेनॉल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा उसमें ऐड कर देंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एथेनॉल प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन बन जाएगी, है ना। आप लोगों को याद आना चाहिए कौन सी रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड प्लस एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, है ना। तो एसिटेट आयन करके एसिडिक एसिड की जो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल होती है। तो फ्रूटी स्मेल आपका आनी शुरू हो जाएगी टेस्ट ट्यूब से। तो आप समझ जाइएगा कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ईस्टर का अपना कोई कलर नहीं होता है, उसका ऑर्डर ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और एक टेस्ट ये भी बहुत फेमस है कि एसीटेट आयन का के सॉल्यूशन में अगर न्यूट्रल FeCl3 न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दें तो इसमें कॉम्प्लेक्स, ये काफी टिपिकल टाइप का कॉम्प्लेक्स दिखा हुआ है, Fe3CH3CO6 OH होल ट्वाइस। लेकिन ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये काफी टिपिकल फॉर्मूला है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बनता है लेकिन ये बनते ही डिकम्पोज हो जाता है ना। ये बहुत स्टेबल नहीं, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है फेरिक एसीटेट में। तो आप लोग केवल इतना याद कर लीजिएगा कि फाइनली ये फेरिक एसीटेट के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिक एसीटेट का पीपीटी का भी कलर जो होता है वो ब्लड रेड होता है। ठीक है, ब्लड रेड कलर का पीपीटी केवल आप 2 ही कंपाउंड का देखेंगे, पूरी क्वालिटेटिव एनालिसिस आप पढ़ डालेंगे। ब्लड रेड कलर का पीपीटी या तो फेरिक एसीटेट का होता है या फेरिक थायोसाइनेट का होता है। तो कहीं भी आपको अगर लिखा हो कि ब्लड रेड पीपीटी आ रहा है तो आपका डाउट इन्हीं दोनों कंपाउंड में जाना चाहिए, या तो फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड पीपीटी आता है ना, या फेरिक एसीटेट का। ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि ब्लड रेड पीपीटी बन रहा है किसी कंपाउंड का तो या तो बेटा वो फेरिक एसीटेट होगा या वो फेरिक थायोसाइनाइड होगा। ठीक है ना। तो वो उन दोनों में ही कोई ना कोई प्रेजेंट होगा। तो आपके ग्रुप ए के सारे एनायन हो गए, है ना। ग्रुप ए के इतने ही एनायन थे। एसीटेट आयन हो गया, ठीक है। अच्छा, थायोसल्फेट आयन एक आपको लग रहा होगा थायोसल्फेट आयन नहीं हुआ है। थायोसल्फेट आयन एक्चुअली है नहीं जेई के सिलेबस में, है ना। तो हम लोग को पढ़ना वही है जो सिलेबस में है। ठीक है, तो अननेसेसरी ऐसा ना हो कि पता नहीं हम लोग वो सब भी पढ़ना शुरू कर दें जो सिलेबस में नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस ग्रुप ए में थायोसल्फेट आप मत पढ़िएगा, वो सिलेबस से बाहर है, बाकी सारे सिलेबस में। ग्रुप बी में आ जाते हैं। ग्रुप बी का जो ग्रुप रीजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ग्रुप बी का ग्रुप रीजेंट क्या है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखा कि इसकी जगह आप कंसंट्रेट HCl लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, नॉट कंसंट्रेट HCl। ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्रुप ए में तो चलो चल गया था, वहां तो डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते थे या फिर हम लोग डायलूट HCl ले लेते थे। वहां तो ये दोनों में बेटा ऑप्शन था, कोई भी ले सकते थे। लेकिन कंसंट्रेट में ऐसा नहीं है, कंसंट्रेट में आपको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एसिड है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। लेकिन कंसंट्रेट HCl ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों, आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर से समझ सकते हैं इस बात को, है ना। देखिए HCl में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की क्या है, -1। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन पहले से अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है। तो
अब इससे और कम ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे हो जाएगा भाई, ये ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है ना। इसका मतलब HCl जो है कंसंट्रेट HCl, ये किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6 में बैठा है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है ना। तो ये ध्यान रखना, ग्रुप बी के रीजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ही लिया जाता है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते हैं। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कुछ ज्यादा ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। उसके साथ समस्याएं और बहुत सारी डेवलप हो जाएंगी, कि पता चला कि उस हम चाह रहे हैं कोई एक आयन ऑक्सीडाइज हो, वो उसमें पता चला कि उसमें 2 तरह के एनायन पड़े, दोनों को कर देगा ऑक्सीडाइज। वो स्पेसिफिक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका SRP सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा होता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। तो ग्रुप बी में केवल इसी को ही रिफर किया गया है, ठीक है। ग्रुप बी में केवल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ही लिया जाता है एज ए ग्रुप एजेंट। अब इसमें जो ग्रुप पहला जो आयन है वो है आपका क्लोराइड आयन, है ना। पहले वही 3 हैलाइड आयन ही पढ़ेंगे हम लोग। तो टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का क्या टेस्ट होता है। तो देखिए, अगर आपको कोई सॉल्ट दिया है, उसमें सपोज क्लोराइड आयन है, ठीक है, लेकिन आपको तो पता नहीं कि उसमें क्लोराइड आयन है ना। आपको तो सॉल्ट का चेहरा देख के पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं कौन सा आयन है इसमें। तो पहले हम लोग तो उसमें डाइल्यूट HCl ही ऐड करेंगे, पहले हम लोग ग्रुप ए का रीजेंट ऐड करेंगे। लेकिन अगर उसमें क्लोराइड आयन होगा और क्लोराइड आयन ग्रुप बी में बैठा हुआ है, ये कंसंट्रेट एसिड के साथ ही कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अप्रोप्रिएट कोई गैस वगैरह कुछ भी रिलीज होती हुई नहीं दिखाई देगी, है ना। बोलो भाई, नो गैस इवॉल्व, आप इसको ऐसे लिखो, नो गैस इवॉल्व, कोई गैस नहीं इवॉल्व हुई। और हम लोग अभी देख चुके हैं कि हाँ, ना तो कोई PPT बनेगा और ना कोई गैस बनेगी, ठीक है ना। और अभी हम लोग ग्रुप ए में देख चुके हैं कि ग्रुप ए के जितने भी रेडिकल थे, वो जब भी हम लोग डाइल्यूट एसिड ऐड करते थे, या तो कोई गैस रिलीज होती थी या फिर कोई PPT वगैरह बनने लगता था, है ना। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि उस एनायन, उस मतलब कि जो सॉल्ट है, जो गिवन सॉल्ट है, उसमें ग्रुप ए का कोई भी एनायन प्रेजेंट नहीं है ना। एनायन ऑफ ग्रुप ए इज एब्सेंट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया भैया, ग्रुप ए का कोई नहीं है एनायन, तो फिर ग्रुप बी का होगा। तो फिर हम लोग उसका फ्रेश सैंपल लेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और फिर से उसमें क्या ऐड करेंगे, ग्रुप बी का ग्रुप रीजन, ग्रुप बी का मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर उसमें क्लोराइड आयन है या ग्रुप बी का कोई भी एनायन है, तो कोई ना कोई वो गैस तो जरूर रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखो, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है ना। ये उसके SRP पे डिपेंड करता है। ये तुम लोग को मैंने शायद उसमें हेलोजन फैमिली में पढ़ाया भी था कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, है ना, इन तीनों में और सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, एक ऑर्डर बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर का ऑर्डर बताया था कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, फिर था सल्फ्यूरिक एसिड, फिर था ब्रोमीन और फिर था आयोडीन। मतलब हेलोजन का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेलोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछे,
तो फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों H2SO4 से अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। लेकिन ब्रोमीन आयोडीन सल्फ्यूरिक एसिड से वीकर ऑक्सीडाइजेंट है। उल्टा सल्फ्यूरिक एसिड ये, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये अगर ना पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, तो ये तो इसको सीधे क्लोरीन में आप ऑक्सीडाइज करा दोगे लेकिन वो डायरेक्ट क्लोरीन नहीं बनती है, क्लोराइड आयन के केस में नहीं बनती है, ब्रोमाइड आयन होता तो बन जाता Br2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वीकर देन क्लोरीन है ना, बट लेस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देन क्लोरीन। तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नो डाउट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन क्लोरीन से और फ्लोरीन से वो वीकर होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, यहाँ पे नॉर्मल एसिड का फॉर्मेशन हो जाए। ये अपने H+ आयन सप्लाई करेगा, और इसके H+ आयन और इसका Cl- आयन मिलके क्या बना देगा, HCl, ठीक है। और HCl गैस जो बनेगी, HCl यहाँ पे गैस के फॉर्म में ही बनेगी। HCl गैस जो होती है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस होती है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर इसका होता है, पंजेंट स्मेलिंग ऑर्डर इसका होता है। तो अगर क्लोराइड आयन है आपके सॉल्ट में और सल्फ्यूरिक एसिड आप कंसेंट मिलाएंगे, तो पहले आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस होगी, है ना। फिर आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि वो कौन सी गैस है, क्योंकि कलरलेस गैस से बहुत सारी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस होती है, ऑक्सीजन भी कलरलेस होती है, तो कैसे पता चले। तो उस कलरलेस गैस को हम लोग किसके कांटेक्ट में लाएंगे, व्हेन ब्रॉट कांटेक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ जब कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। और इसकी वाइड डेंस फ्यूम्स लिबरेट होनी शुरू हो जाएंगी, इसकी वाइड डेंस फ्यूम्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन हो रही है कि जो HCl गैस होती है, ये जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास कराते हैं, या अमोनिया के सॉल्यूशन में, तो ये वाइड डेंस फ्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो वाइड डेंस फ्यूम्स होती हैं वो अमोनियम क्लोराइड की होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यस यस है ना। तो एक तो ये हो गया। अब इसका एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है क्लोराइड आयन का, उसे बोलते हैं हम लोग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के नाम से पढ़ते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये बहुत फेमस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसमें, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एक्चुअली क्लोराइड आयन का ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे क्लोराइड आयन का सॉल्ट लेते हैं, उसमें पहले हम लोग K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर डीप रेड वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, मतलब इतनी ज्यादा वेपर्स, मतलब काफी ज्यादा वेपर्स बनेगी यहाँ पे, मतलब टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर एक आपको लगेगा कि वेपर्स का क्लाउड सा बन गया है, एक डीप रेड वेपर्स है ना, वहां पे इकट्ठा हो जाएंगी, काफी ज्यादा वेपर, काफी डेंस वेपर होती है वो, मतलब वो आपको कुछ एक आधे मिनट तक वो एयर में आपको वेपर्स उसकी दिखाई देंगी, मतलब वो सीधे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उड़ जाएंगी हवा में, वो काफी ज्यादा टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर काफी ज्यादा डेंस डीप रेड कलर क्या होगा, डीप रेड
या कुछ बुक्स में ऑरेंज वेपर्स भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स कुछ ऑथर ने ऑरेंज वेपर्स भी लिखा हुआ है। तो डीप रेड या ऑरेंज वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये जो ऑरेंज वेपर्स होती हैं ये क्रोमिल क्लोराइड की होती हैं। कोई पूछे कि ऑरेंज वेपर किसकी होती है, ये किसकी बनती है, तो ये क्रोमिल क्लोराइड की होती है। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। तो ये जो डीप रेड वेपर्स बन रही है बेटा, ये बनती है बेटा क्रोमिल क्लोराइड की। फिर क्रोमिल क्लोराइड की जो ये डीप रेड वेपर्स हैं, इनको कंफर्म कैसे करते हैं कि यही है? तो इन वेपर को हम लोग पास करा देते हैं NaOH के सॉल्यूशन में। इन वेपर को किस में पास करा देते हैं हम लोग? NaOH के सॉल्यूशन में। इन वेपर को किस में पास करा देते हैं हम लोग? NaOH के सॉल्यूशन में। और NaOH के सॉल्यूशन में जैसे ही पास कराएंगे तो येलो कलर का सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा, है ना? किस कलर का सॉल्यूशन मिलेगा? येलो कलर का। ठीक है, और वो जो येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है ये बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के बनने की वजह से वो येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा होता है ना? तो ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? सोडियम क्रोमेट की वजह से। और इसमें अगर हम लोग लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मिला दें, ये जो सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है, तो वो येलो कलर और ज्यादा डीप येलो हो जाता है ना? पहले जो येलो आता है वो थोड़ा ब्राइट येलो होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मिला दे तो वो येलो कलर का जो सॉल्यूशन है वो और ज्यादा डीप येलो हो जाएगा और अब की वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, है ना? पहले वो पीपीटी नहीं बना था, पहले वो सॉल्यूशन था पूरा, लेकिन अब वो डीप येलो पीपीटी, है ना? डीप येलो प्रेसिपिटेट, या कई बार डीप वर्ड नहीं लिखते हैं, केवल येलो भी लिख के दिया जा सकता है ना? तो वो जो डीप येलो पीपीटी बन रही होती हैं वो किसकी बनती हैं? वो बनती है लेड क्रोमेट। ठीक है, वो किसकी बनती है? लेड क्रोमेट। टेस्ट लास्ट में जब ये डीप रेड मतलब डीप येलो पीपीटी बनता है ना लेड क्रोमेट का, तब जाके वो टेस्ट कंफर्म होता है कि हाँ भाई क्लोराइड है। वैसे तो अगर उसने देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा टेस्ट दे, वो केवल इतना भी अगर दे दे कि क्लोराइड आयन है K2Cr2 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और डीप रेड वेपर्स लिबरेट हो रही है, तो केवल इतने से ही कंफर्म हो जाता है वैसे तो कि क्लोराइड है। लेकिन अगर इस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट फाइनली तब कंफर्म होता है जब लास्ट में लेड क्रोमेट की येलो पीपीटी मिले। ठीक है, बोलो भाई, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन भी जेई वालों ने पूछे हैं, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस टेस्ट की अपनी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है, ये भी क्लियर होनी चाहिए। कुछ हैवी मेटल क्लोराइड्स, अभी मैं बताऊंगा कौन से, कुछ हैवी मेटल क्लोराइड ऐसे होते हैं जो ये टेस्ट निगेटिव शो करते हैं। कुछ हैवी मेटल क्लोराइड लाइक अभी बताऊंगा कौन से हैं, डू नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव क्लोरीन क्लोराइड टेस्ट। क्यों नहीं पॉजिटिव शो करते हैं? ड्यू टू देयर लार्ज कोलन कैरेक्टर, क्योंकि इसमें उन कंपाउंड में कोलन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और ये टेस्ट देने के लिए कम से कम 50-60% तो क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल होने ही चाहिए, मतलब वो सॉल्ट आयनिक नेचर का होना चाहिए, प्रीडोमिनेंटली वो आयनिक होना चाहिए, है ना? और अगर मान लो उसमें कोलिन कैरेक्टर 50% से ज्यादा आने लगेगा तो फिर वो इतने ज्यादा क्लोराइड आयन दे नहीं पाएगा सॉल्यूशन में, जिससे ये क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो सके। क्रोमिल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 50-60% की रेंज में होना चाहिए, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, है ना? तो इस वजह से कुछ हैवी मेटल के जो क्लोराइड होते हैं ये टेस्ट निगेटिव शो कर देते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक ये निमोनिक चलो बता देता हूँ, इससे याद कर लो कौन कौन से देते हैं, मतलब कौन कौन से नहीं देते हैं, है ना? जो नहीं देते हैं वो वाले पता होने चाहिए। तो लिख लो आज
आज सुबह कब होगा सुनहरा पल। ठीक है, ऐसे याद कर लिए, आज सुबह कब होगा सुनहरा पल। ठीक है, ये देखो कौन कौन से इसमें आपके सॉल्ट है। आज से आपका आप कनेक्ट कर लीजिए सिल्वर आयन को। ठीक है, सुबह से एस बी एन टी बनी 3+, सुबह से एस बी, कब से बताओ भाई, कब से क्या होगा। कैल्शियम। सी क्यूब है ना। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले जितने हैं वो सब पॉजिटिव, क्योंकि उनमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है ज्यादातर। देखो ये हैवी मेटल पर डी ब्लॉक या कुछ पी ब्लॉक वाले भी हैं। होगा से Hg2+, इसमें मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दोनों ही आ जाते हैं इसमें। और सुनहरा से टिन आ जाएगा, टिन में वो Sn2+ हो या 4+ हो, दोनों ही आ जाएंगे। और पल का मतलब लेड आयन। ठीक है, हाँ। तो इनके इनके कभी क्लोराइड आपको दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, या है ना, तो इनके क्लोराइड को छोड़ दीजिएगा। मतलब इनके क्लोराइड, इनके जो क्लोराइड होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं शो करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट निगेटिव शो कर देते हैं, क्योंकि ये प्रीडोमिनेटली कोलेंट होते हैं, है ना। इनमें कोलेंट कैरेक्टर डोमिनेंट, इनके क्लोराइड में कोलेंट कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं आप लोग। इसमें पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड एक गिव बार और दिखा नेगेटिव दीजिए। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। हाँ देख लो, नोट कर लो, है ना। इसमें ये वाला क्वेश्चन चलो आप ही लोग बताइए, इसमें कौन कौन से निगेटिव शो करेंगे। सेकंड फोर्थ और सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यस सर। ठीक है, सही करेक्ट है ना, बिल्कुल सही। अब जैसे को KCl तो देगा, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी क्लोराइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, मोर आयनिक लेस कोवेलेंट होते हैं, तो ये तो देगा। ठीक है, लेकिन टिन का क्लोराइड नहीं देगा, है ना। ये तो हटाई, मतलब इसको काउंट कर लो। बेरियम का देगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। लेड क्लोराइड में नहीं देगा भाई, हैवी मेटल में आता है ये भी। अब जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बताओ भाई ये देगा कि नहीं देगा, ई सर ये वाला। अपना क्लोरीन माइनस आयन नहीं दे सकता है। हाँ, तो इसमें कॉम्प्लेक्स की थ्योरी लग रही है कि भैया क्लोरीन डब्बे के अंदर है, और डब्बे के अंदर वाले आयन क्या होते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ये आयनाइज होके क्लोराइड आयन ही नहीं देगा। कम देगा ज्यादा देगा की बात ही अलग है, ये देगा ही नहीं क्लोराइड आयन। ठीक है, तो जब ये आयनाइजेबल ही नहीं है तो ये टेस्ट निगेटिव दे देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये वाला देखो, तो इसमें क्लोरीन डब्बे के बाहर है ना। ये डब्बे के बाहर जो क्लोरीन है ये आयनाइज हो जाएगा बेटा पानी के अंदर, और ये आपका दे देगा, है ना। ठीक है, इसमें ये ना देखना कि क्लोराइड एंड पीटी के साथ कंबाइन है। ये नॉर्मल सॉल्ट के लिए मैंने बताया है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें आपको सीधे देखना है कि क्लोरीन डब्बे के बाहर है तो बोल देना यस, डब्बे के अंदर है तो बोल देना नो। ठीक है, क्योंकि डब्बे के अंदर है तो क्लोराइड देगा नहीं, तो तब तो बिल्कुल ही नहीं देगा। डब्बे के बाहर है तब तो वो आयनाइज हो ही जाएगा। फिर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मान के चलेंगे, ऐसे कैसे। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बात।
यस तो इसका यस इसका आंसर 3 हो जाएगा फाइनली। अब इसमें डायरेक्ट टेस्ट देख लो, बस 2 ही डायरेक्ट टेस्ट है। क्लोराइड आयन का डायरेक्ट टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये आप लोग पढ़ चुके हो वैसे तो आप लोग, कि क्लोराइड आयन अगर उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें तो उसमें सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, फिर अब वाइट प्रेसिपिटेट बड़ा डाउटफुल केस होता है। पता नहीं, वाइट तो हजारों पीपीटी वाइट होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये तो उसको यहाँ पे कैसे कंफर्म करते हैं? सिल्वर का जो वाइट पीपीटी होता है इसको हम लोग डिजोल्व कर देते हैं अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में, और सिल्वर आयन अमोनिया के साथ कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, डाई अमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये अभी वहां भी बनाता है, देखो लेड एसीटेट वाले केस में। तो डाई अमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स जो होगा ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल फेस में आ जाएगा। ठीक है, शिखर आवाज नहीं करो। तो ये हो गया है ना। दूसरा इसमें ये भी होता है कि सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी सोडियम आर्सेनाइड के सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं तो ये बना देता है सिल्वर आर्सेनाइड Ag3AsO3। और इसका भी कलर कैसा आता है? इसका येलो कलर, इसका येलो पीपीटी आता है। सिल्वर आर्सेनाइड का जो प्रेसिपिटेट का कलर होता है वो येलो होता है ना। तो इसको येलो ही कर देता हूं मैं, है ना। येलो कर दूंगा तो आपको याद भी रहेगा कि ये येलो हो गया। ठीक है, आप लोग फिल करते जाइएगा। ठीक है, अब आप लोग आप प्रिंट आउट लिया आप लोगों ने कि नहीं लिया इसका? साथ साथ बना रहे हैं। नोट कर रहे हैं। अच्छा, नोट कर दो, तब तो और अच्छी बात है। तो इसमें जैसे एक ये भी है कि क्लोराइड आयन का एक ये भी टेस्ट माना जाता है कि क्लोराइड आयन के सॉल्ट में अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड कर दें तो MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हेलोजन फैमिली में पढ़ा भी था हम लोगों ने। क्लोरीन बनाने का एक अच्छा मेथड भी था ये, कि इसमें Mn क्या करता है कि ये क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। किसमें? क्लोरीन में। और क्लोरीन गैस जो होती है उसका कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो होता है। तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस बनने लगती है। और ग्रीनिश येलो कलर गैस अपने आप में काफी स्पेसिफिक है ना। ग्रीनिश येलो गैस मतलब समझ जाइए कि वो क्लोरीन है ना। ग्रीनिश भी है और येलो भी है। ठीक है, तो ये आपका क्लोराइड आयन का टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें बस थोड़ा ही बचा हुआ एक लेक्चर और लगेगा तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखो ब्रोमाइड आयन बच रहा है आपका, ये कर लेंगे अगली क्लास में। आयोडाइड कर लेंगे, नाइट्रेट आयन कर लेंगे, और बोरेट आयन, ऑक्सलेट आयन, और सल्फेट फॉस्फेट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट ये। बाकी आप लोग क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाइएगा। सीट इसकी आप लोगों के पास होगी एक्सरसाइज 1 में। आप लोग सेक्शन ए कर लीजिएगा और बी भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितने टेस्ट पढ़े छाट छाट के वही वाले कर लीजिएगा। ए तो पूरा ही हो जाएगा, बी में हो सकता है कि अभी कुछ एक दो ना भी हो पाए, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें थ्योरी जो पढ़ रहे हैं यही इतनी ही थ्योरी ही है इसमें। चैप्टर पहले तो आप लोग थ्योरी पे कमांड करिए, मतलब जो ये आप टेस्ट पढ़ रहे हैं इसको 2 बार 3 बार 4 बार 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 पढ़ेंगे तो आपको लिमिटेड टेस्ट है अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल इसमें सेकेंडों में आंसर आएंगे। आप पढ़ोगे खटाक खटाक टिक मारोगे आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन जो होते हैं इसके उसमें कोई रिसर्च लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं, सीधे सीधे पूछे आते हैं। हाँ बोलो। उसमें सर एक पेज नंबर 9 दिखा दीजिए।
पेज नंबर 9। ठीक। ये है लग रहा है पेज नंबर 9। सर होमवर्क क्या था? सर ठीक है, होमवर्क में थैंक यू। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए बी और देख लीजिएगा, सेक्शन ए में शायद ड्राई हीटिंग टेस्ट होगा, तो ड्राई हीटिंग टेस्ट कर लीजिएगा आप लोग। सेक्शन बी में डाइल्यूट एसिड वाले ग्रुप होंगे, डाइल्यूट एसिड वाले एनायन होंगे, वो कर लीजिएगा। और सेक्शन सी में कंसंट्रेट एसिड वाले, तो कंसंट्रेट में क्लोराइड आयन वाले जो हो वो कर लीजिएगा। अभी केवल आप लोगों ने एक ही पढ़ा है ना कंसंट्रेट में, यस सर। है ना। चलो फिर इसको करके रखिए आप लोग, है ना अटेम्प्ट। थैंक यू अगली सर। क्लास में Yes. ये वाला भी कंप्लीट करा देंगे बचा हुआ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा।